So best and warm greetings to everyone, every individual. So our today's topic is number, shapes and size of the cell. So we all know that cells जो होती हैं वो उनके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस होते हैं हर एक सेल के पास। तो उस हिसाब से उसके अलग अलग नंबर होते हैं, शेप्स होती हैं एंड साइज होती हैं। तो ये हमको पता चल गया। अब देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ सेल्स हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिविजन्स आर देयर इन ऑर्गेनिजम्स। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स according to their cells. So first one is unicellular organism and second one is multicellular organisms. तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? जिन ऑर्गेनिजम्स के पास सिर्फ एक सिंगल सेल होती है, जैसे कि एमीबा, उनको हम लोग कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? जो कि बनाए जाते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स से, उनको हम लोग कहते हैं मल्टीसेलुलर। और ये सभी के पास एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन होता है और ये सब वेल कोऑर्डिनेटेड होती हैं। अब जैसे प्लांट्स हो गए, ह्यूमन बींग्स हो गए, दीज आर द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बिकॉज दे हैव ट्रिलियंस ऑफ सेल्स। तो अब हमको एंड देयर इज आल्सो वन फैक्ट दैट मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमन बींग्स कंटेन मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स बट दे स्टार्ट देयर जर्नी विद ओनली वन सेल। तो अब मुझको लगता है ये पता चल गया होगा हम सबको। तो अब यहाँ पर हमको एक एक्टिविटी मिलती है, एक्टिविटी 1, जो कि है एक टेम्परेरी चीक माउंटिंग ऑफ चीक सेल है। मतलब चीक सेल एक होती है जिसको हम लोग एनिमल सेल भी कहते हैं, उसकी माउंटिंग इसमें बताई गई है कि उसका प्रोसीजर है पूरा, कैसे माउंट कराना है उसको, पूरा एक्सपेरिमेंट है, मटेरियल्स रिक्वायर्ड है, वो सब बताया गया है इसमें। तो बस इसमें होता कुछ भी नहीं है, ये एक सेल होती है जो कि जिसके पास एक डेवलप्ड एक सिंपल न्यूक्लियस होता है और एक सिंपल साइटोप्लाज्म होता है। न्यूक्लियस ब्रेन ऑफ सेल होता है और सेंटर ऑफ द सेल होता है, ये हमको पता है। दिस इज द सेंटर ऑफ द सेल न्यूक्लियस। और साइटोप्लाज्म इसके बाहर का जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है एक सेल का, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं साइटोप्लाज्म। ऐसे होता है, ये इसका मेन फंक्शन होता है ऑर्गेनेलीज को होल्ड करना। और बाकी अब चलिए एक्टिविटी 2 में चलते हैं। सो अब इस एक्टिविटी 2 में हमारा एक ओनियन सेल को माउंट करना बताया गया है। ओनियन सेल बेसिकली एक प्लांट सेल होती है जो कि रेक्टेंगुलर होती है शेप में। और जैसे कि हम लोग को पता है प्लांट सेल्स के पास एक एक्स्ट्रा आउटर वॉल, प्रोटेक्टिव वॉल होती है जिसको हम लोग सेल वॉल कहते हैं, जो कि एनिमल सेल्स एनिमल सेल्स में नहीं होती है। तो ये प्लांट सेल्स के पास एक आउटर वॉल होती है। तो बस उसी में एक डिफरेंस आ जाता है चीक सेल और ओनियन सेल में। बाकी माउंट करने की प्रोसीजर है और मटेरियल्स रिक्वायर्ड है। और बाकी कंक्लूजन में भी ये बताया गया कि रेक्टेंगुलर सेल्स होती हैं प्लांट सेल्स, और इनको देखा गया है किससे हम लोगों ने साइटोप्लाज्म के साथ, न्यूक्लियस एंड सेल वॉल के साथ देखा है। तो दिस इज द मेन कंक्लूजन ऑफ द एक्टिविटी। सो लेट्स रोल द नेक्स्ट टॉपिक। अब इसमें हम लोगों को बताया गया है कि फंक्शंस के अकॉर्डिंग सेल्स के कितने टाइप्स होते हैं। तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि नर्व सेल हो गई, रेड ब्लड सेल्स हो गई, मसल सेल्स हो गई, जाइलम एंड फोलम, ये प्लांट्स के टिश्यूज और एलिमेंट्स जो भी कह सकते हैं हम लोग, वो होते हैं। और इनका जो मेन होता है, इनकी शेप होती है एलोंगेटेड एंड टैबुलर टाइप की, और मतलब कि ये वाटर एंड फूड की कंडक्शन करते हैं। और मसल सेल्स होती हैं एलोंगेटेड और कॉन्ट्रेक्टाइल होती हैं। और WBC जो होती हैं वो भी इसी तरह की होती हैं। RBC होती हैं, वो भी इसी तरह की होती हैं, जैसे ओवल शेप्ड इसमें बताया गया है। बस इसी तरह की होती हैं। सारी सेल्स एक तरीके की नहीं होती क्योंकि उनके अलग अलग फंक्शंस होते हैं, इसलिए वो अलग अलग शेप्स की होती हैं। अब हम लोग देख सकते हैं सेल साइज। तो जो साइज ऑफ होता है सेल का वो भी डिफरेंट होता है, ऑलरेडी डिस्कस्ड। तो इसको मेजर किस में किया जाता है? मेजर किया जाता है एक सेल को माइक्रोमीटर्स में एंड माइक्रोन्स में। और एक माइक्रोन होता है इक्वल टू 1 मिलियंथ ऑफ मीटर। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज थी हम लोगों की। अब एक देखते हैं यहाँ पर स्मॉलेस्ट सेल एक क्या है। स्मॉलेस्ट सेल है हम लोगों की, जो अभी तक की स्मॉलेस्ट सेल रह चुकी है, वो उसके पास 0.1 माइक्रोन का डायमीटर है। मतलब इतनी छोटी सेल है कि उसको 0.1 माइक्रोन नापा जा रहा है। तो अब देखिए 0.1 माइक्रोन इन डायमीटर है और इसका नाम क्या है? नाम है माइकोप्लाज्मा गैलिस्पेक्ट्रम। गैलिस्पेक्ट्रम है ये इसका नाम है। लॉन्गेस्ट सेल होती है नर्व सेल्स होती हैं, और ये हो सकती हैं एक लेंथ मीटर की भी हो सकती हैं, ठीक है। और जो लार्जेस्ट सेल्स हैं वो हैं एक्स ऑफ ऑस्ट्रिच, जो कि होती हैं 117 to 135 मिलीमीटर। और लार्जेस्ट सेल हम लोग की ओवल्यू ऑफ साइकस, ये प्लांट में है। और प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या हैं? 1 to 10 UM होती हैं। और ईकैरियोटिक सेल मेजर की जाती हैं 10 to 100 UM में। तो इसकी मेजरमेंट बताई गई थी कि ईकैरियोटिक प्रोकैरियोट होती क्या है, अभी ये हम लोग पढ़ते हैं। तो हम लोग का क्वेश्चन है कि शेप ऑफ WBC ल्यूकोसाइट्स क्या होती है।
तो WBC की शेप हम लोगों को पहले से पता है। तो जो हम लोग की WBC होती हैं वो इरेगुलर होती हैं शेप में। अब इसके बाद मसल सेल्स होती हैं, वो कौन सी शेप में होती हैं? तो हम लोग देख सकते हैं कि मसल सेल्स कॉन्ट्रेक्टाइल होती हैं और इलोंगेटेड होती हैं। थोड़ी सी स्पेलिंग अच्छे से लिखी नहीं हुई है, उसके माफ़ कीजिएगा। और 1 माइक्रोन क्या होता है? 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 1 मिलियंथ ऑफ मीटर। So here we have to write million because th is already written. So 1 million of meter. Now amoeba and bacteria are unicellular organisms. You know what are unicellular organisms? Already discussed. They are unicellular. Write the full spelling by your own. So now xylem and phloem cells are elongated and tabular. इसमें लिखेंगे tabular. Elongated तो होती हैं और tabular भी होती हैं। किसके लिए? कंडक्शन या ट्रांसपोर्ट, फॉर कंडक्शन एंड ट्रांसपोर्टिंग वाटर एंड फूड। तो ये हम लोगों को पता चल गया है। अब देखते हैं हम लोग डिवीजन ऑफ लेबर इन सेल्स। तो अब ये क्या है? तो इसमें बताया गया कि हर एक ऑर्गेनेली का एक अलग अलग फंक्शन होता है। तो जैसे कि उसके डिविजन्स होते हैं, इसका मतलब अब एक ऑर्गेनी है, जैसे ऑर्गेनेली है तो वो प्रोटीन का सिंथेसिस करती है, इसीलिए उसको कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्री। और मैंने इसका नाम रखा है प्रोटीन फैक्ट्री और इसका नाम है राइबोसोम्स। दूसरा है फूड सिंथेसिस। अब ये किचन ऑफ सेल कौन सा है? क्लोरोप्लास्ट है भाई। और फिर लाइसोसोम्स क्या है? लाइसोसोम्स हैं वेस्ट क्लीनर्स, ये वेस्ट को क्लीन करते हैं एक सेल के। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? ये रिलीज करता है एनर्जी, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। तो ये अलग अलग फंक्शंस थे। यहाँ पर आप एक सेपरेट डायग्राम एनिमल सेल एंड प्लांट सेल का देख सकते हैं। इसके बाद आता है स्ट्रक्चर ऑफ सेल। तो एक सेल का क्या स्ट्रक्चर होता है? तो बेसिकली एक सेल जो होती है उसके 3 बेसिक कंपोनेंट्स या 3 बेसिक पार्ट्स होते हैं। तो जो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको हम लोग कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, दूसरा होता है साइटोप्लाज्म और तीसरा होता है न्यूक्लियस। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है अब ये देखते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारी एक आउटर लेयर होती है जो कि प्रोटेक्ट करती है एक सेल को, और यही सेपरेट करती है आउटर सराउंडिंग एक सेल की और अंदर की सराउंडिंग को सेपरेट करती है, एक बॉर्डर लाइन होती है। तो हम लोग इसमें देख सकते हैं। और फिर उसके बाद है प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल भी होती है। दिस इज द इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल बिकॉज इट प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी टू द सेल और इट हैज अ एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये भी एक इम्पोर्टेंट है। और फिर इट हेल्प्स इन इंडोसिटोसिस एंड एक्सोसिटोसिस, इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। और फिर इट कंट्रीब्यूट्स टू फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, इसमें भी कंट्रीब्यूट करती है। और ये एक सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और अब देखते हैं डिफ्यूजन क्या होता है। तो डिफ्यूजन जो मेनली होता है वो एक मूवमेंट होती है हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन तक। मतलब a movement of a substance from a region of higher concentration to a region of lower concentration is known as diffusion। and ये जो diffusion होती है सॉलिड लिक्विड गैस में सब में एप्लीकेबल होती है, पर जो एक और प्रोसेस होता है जो कि कहते हैं ऑस्मोसिस, वो सब में एप्लीकेबल नहीं होता। अब उसके बारे में भी ज़रा थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। मैंने आपको लाइट डेफिनेशन दे दी है, ये देखिए। ऑस्मोसिस एक्टिविटी 3 है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑस्मोसिस में देखते हैं। तो ऑस्मोसिस होती है, अब ये होता क्या है ऑस्मोसिस? तो ऑस्मोसिस भी यही होता है मूवमेंट ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, पर इसमें क्या होती है एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है और साथ ही साथ ये सिर्फ लिक्विड्स में एप्लीकेबल होता है। बस इसमें यही मेजर डिफरेंस है दोनों में। और फिर आप नीचे देख सकते हैं इसके डायग्राम्स भी हैं। अब इसके बाद डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस में डिफरेंस क्या है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सो देखिए डिफ्यूजन में क्या अंतर है और ऑस्मोसिस में क्या अंतर है। तो देखिए बेसिकली डिफ्यूजन मैंने पहले बताया, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। इतनी डेफिनेशन तो सेम है दोनों में, पर बस इसमें जो डिफरेंस है वो है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का, क्योंकि ऑस्मोसिस में बस वही एक अलग होती है। बाकी ये एप्लीकेबल है सॉलिड्स में भी है एप्लीकेबल, लिक्विड्स एंड गैसियस मॉलिक्यूल्स में सब में एप्लीकेबल है, पर ये सिर्फ लिक्विड्स में ही एप्लीकेबल है। ठीक है। और इसी तरह अब इसमें जो दूसरी चीज़ आती है वो आती है हम लोगों की कि ये जो है रिक्वायरमेंट्स ऑफ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन की कोई भी रिक्वायरमेंट्स नहीं होती है। देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ दिस टाइप ऑफ मेम्ब्रेन, पर इसमें जो होती है रिक्वायरमेंट होती है। और इसमें क्या है डिपेंड्स करती है काइनेटिक एनर्जी में। ये डिफ्यूजन होती है काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की
और जैसे हम लोगों ने देखा कि डिफ्यूजन जो होती है वो डिपेंड करती है काइनेटिक एनर्जी किसके, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी पे। पर जो ऑस्मोसिस होता है इस पे नहीं होता, बिल्कुल विपरीत होता है। जैसे इसमें जो डिपेंडिंग होती है इसकी वो होती है प्रेजेंस ऑफ सॉल्यूट मीन सेल्स के ऊपर। तो बाकी अब आते हैं हम लोग मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट पर। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि हम लोगों को पता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनफ स्ट्रांग होती है बैरियर को एक्ट करने में और एसेंशियल मटेरियल्स जो होते हैं उसको एंटर और आउटसाइड करने में। पर हम लोगों के कुछ जो प्रोटीन्स होते हैं इन अ फॉर्म ऑफ एनर्जी वो ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, और इसी ट्रांसपोर्टेशन को, इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट और डिफ्यूजन या सिंपली एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता क्या है, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट ये अकर किया जाता है कैसे कैसे होता है, ये होता है एटीपी की प्रेजेंस में उनकी हेल्प के साथ। तो ये इसका फुल फॉर्म होता है एडोनसिन ट्राइफोस्फेट, एडेनोसिन ट्राइफोस्फेट, और इसमें इवॉल्व करती है एनर्जी हमारी। और इसका जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो एक सोडियम आयंस एंड पोटेशियम आयंस के अंदर होता है एक सेल के, और ये मेनली जो मेंटेन किया जाता है ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट माना जाता है। अब फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट या डिफ्यूजन क्या होता है, जैसे पता है स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होती है पूरी मेम्ब्रेन के अक्रॉस में, और इसमें ट्रांसफर किया जाता है ग्लूकोज और ऑक्साइड्स कुछ किए जाते हैं, किसके लिए, एटीपी फॉर्म करने के लिए, एटीपीज के लिए ही ये सब किया जाता है, और इसी को हम लोग कहते हैं फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट या डिफ्यूजन। तो अब हम लोग आ जाते हैं किसकी तरफ, नीचे आते हैं इंडोसिटोसिस एंड एक्सोसिटोसिस। तो इंडोसिटोसिस बस एक सेलुलर मैकेनिज्म होता है, और ये तो इसमें मेनली जो होती हैं वो सेल्स जो होती हैं इसकी मतलब वेसिकल्स वो स्मॉल होती हैं बहुत, और इसको हम लोग एक कंबाइंड या कलेक्टिव टर्म कह सकते हैं किसके लिए, फैगोसिटोसिस। कोई भी कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है, इसका मतलब होता है सेल ईटिंग, और पाइनोसिटोसिस इसका मतलब होता है सेल ड्रिंकिंग, एंड रिसेप्टर मेडिएटेड इंडोसिटोसिस। तो ये सब फंक्शन के लिए इसको एक कलेक्टिव टर्म भी कहा जा सकता है। तो जो भी तीन प्रोसेस अभी हम लोगों ने बताए जो कि हैं फैगोसिटोसिस, पाइनोसिटोसिस एंड रिसेप्टर मेडिएटेड इंडोसिटोसिस, इसके लिए हमको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। अब इसको इसीलिए हम लोग कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी कह सकते हैं। और जो अमीबा होता है वो इसी फॉर्म में मतलब इंडोसिटोसिस के प्रोसेस से ही मतलब करता है अपना, जिसको इंडोसिटोसिस मतलब सेल ईटिंग जिसको कहते हैं फैगोसिटोसिस, इसी से तो अपना फूड ऑब्टेन करता है। अब चलिए एक्सोसिटोसिस के बारे में हम लोग देखते हैं। तो एक्सोसिटोसिस ये बहुत ही एक एसेंशियल साइकिल होती है, बिकॉज इसमें अपोजिट रोल होता है किसका, इंडोसिटोसिस का। इसमें मेनली होता है अनडाइजेस्टेड वेस्ट को एक्सपेल करता है सेल के बाहर, और साथ ही साथ मतलब ये करता क्या है कि एक ही सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर वेसिकल्स जो होती है वो ट्रांसपोर्ट कराता है पूरी सेल मेम्ब्रेन में, और इसी प्रोसेस में मटेरियल्स की बहुत सारी मूवमेंट होती हैं, और सेल्स के अंदर अपनी चीज़ें आती हैं, सेल्स के बाहर भी जाती हैं। अब कंपैरिजन ऑफ इंडोसिटोसिस एंड फैगोसिटोसिस देख सकते हैं। ये एक न्यूट्रिटिव प्रोसेस होता है, वो भी वही होता है, पर इसमें सेल ईटिंग की जाती है बाय फीडिंग मेथड, और इसमें क्या किया जाता है, डिफेंसिव प्रोसेस भी होता है। और इसमें जो होता है इसमें पाइनोसिटोसिस होता है, फैगोसिटोसिस भी होता है, और सेल ड्रिंकिंग भी होती है, सारी चीज़ें होती हैं। और इसकी वेसिकल्स होती हैं स्मॉल होती हैं, 0.1 यूएम वाइड तक होती हैं, और इसकी जो होती हैं वो लीस्ट होती हैं कम से कम 2 यूएम वाइड। और फिर इसकी जो अलॉन्ग विद एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है, और इसके पास इट इनटेक्स ओनली एक्स्ट्रा सेलुलर पार्टिकल्स। अब ये मेम्ब्रेन होती है इन्वैगिनेट्स टू इनटेक द पार्टिकल्स, और ये मेम्ब्रेन होती है बढ़ती है, ग्रो करती है पूरे किसके, फूड पार्टिकल्स के अराउंड एज पिसूडोपोडिया, एंड दिस इज द फॉल्स फीट ऑफ द अमीबा, दिस वी ऑलरेडी नो। नाउ कंपैरिजन करना हमको इंडोसिटोसिस एंड एक्सोसिटोसिस के बीच में, जो कि बहुत इजी है, हम लोग कर भी सकते हैं, आप खुद कर सकते हैं। डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस सिंपल है, डिफ्यूजन इज ओनली द मूवमेंट, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, एंड ऑस्मोसिस इज द also this definition, but with a semi-permeable membrane, and this is applicable for all types of states, means solid, liquid and gases, but osmosis is only applicable for liquids। ये में से 2 डिफरेंस होगा इसमें। और फिर एक्टिव एंड फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट क्या होता है, तो ये अभी हमने डिस्कस किया है। फिर हाइपोटेनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस क्या होता है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, इसको छोड़ दें हम लोग।
और फिर क्या आता है हम लोगों का, इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का सेल वॉल। तो सेल वॉल क्या होता है? तो जो सेल वॉल होती है हम लोग की सिंपल एक एडिशन होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर, या हम लोग इसको एक आउटर प्रोटेक्टिव लेयर कह सकते हैं। तो ये मेनली प्लांट्स में होती है। इसके फंक्शन होती हैं कि ये प्रोवाइड करती है रिजिडिटी सेल को, और ये प्रॉपर शेप देती है, और इस साथ साथ ट्रांसपोर्ट करती है बहुत सारे कंपोनेंट्स को, बहुत सारे सब्सटेंसेस को। बस इसमें यही मेन चीज़ थी। अब इसके बाद नीचे चलते हैं हम लोग। नीचे हम लोग सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन के बीच में डिफरेंस दिया है कि सेल वॉल जो होती है एक नॉन लिविंग बाउंड्री होती है, पर ये लिविंग बाउंड्री होती है। और ये जो हम लोगों को मिलती है प्लांट सेल्स में ओनली मिलती है, ये दोनों में मिलती है। और इसमें सेलुलोस होता है, और इसमें सिर्फ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स होती हैं, सेलुलोस नहीं होता। ये परमिएबल बाउंड्री होती है, सेमी सिलेक्टिवली परमिएबल बाउंड्री होती है, ये मेम्ब्रेन होती है। और ये आउटसाइड होती है सेल के, और इट इज फाउंड आउटसाइड द साइटोप्लाज्म, मतलब इस सेल मेम्ब्रेन के बाहर होती है, और ये सिर्फ साइटोप्लाज्म के बाहर होती है। देखते हैं न्यूक्लियस क्या होता है। न्यूक्लियस मेनली ब्रेन ऑफ सेल होता है, और ये सेंटर में होता है बिल्कुल। और इसके जो मेनली जो फंक्शंस होते हैं वो हम लोग देखते हैं। न्यूक्लियस के फंक्शंस होते हैं वो होते हैं चीफ कंट्रोलिंग सेंटर, यानी मतलब ब्रेन ऑफ सेल होता है। और इट कंटेन्स क्रोमोसोम्स, और क्रोमोसोम्स होते हैं इसके अंदर जो कैरी करते हैं जीन्स, और दे आर ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग हेरिडिटरी फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। और फिर न्यूक्लियस जो होते हैं कंट्रोल करते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज किसके, सेल के अंदर। और इट सिंथेसिस, ये सिंथेसिस करती है, प्रोसेस करता है और रेगुलेट्स करता है एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स विच आर अंडर द कंट्रोल ऑफ एंजाइम्स। अब देखते हैं प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। ये न्यूक्लियस के अकॉर्डिंग दो टाइप्स ऑफ सेल्स होती हैं, जो कि वो प्रोकैरियोटिक सेल्स, मतलब कि डेवलप्ड वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस जिनके अंदर होता है उनको प्रोकैरियोटिक कहते हैं, और यूकैरियोटिक जिनके पास इनडेवलप्ड न्यूक्लियस होता है। एग्जाम्पल दोनों का हो गया जैसे ह्यूमंस, और इसमें बैक्टीरियाज आ जाते हैं। देखिए आप डायग्राम भी देख सकते हैं। और इस बार डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, इसमें क्या होता है, साइज में डिफरेंस होता है। और फिर इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, इसमें वेल डिफाइंड नहीं होता है। इसमें प्लेस ऑफ न्यूक्लियस की न्यूक्लाइड होता है, इसमें न्यूक्लाइड एब्सेंट होता है। इसमें एक ही क्रोमोसोम होता है, और इसमें मोर देन एक क्रोमोसोम होता है। और इसमें नो न्यूक्लियोस होता है, इसमें न्यूक्लियोस होता है। फिर उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें एब्सेंट होती है, इसमें प्रेजेंट होती है। इसमें मेम्ब्रेन जो होती है वो बाउंड करती है सेल ऑर्गेनल्स को, और एब्सेंट होती है। और मेम्ब्रेन इसे बाउंड करती है सेल ऑर्गेनल्स को, और प्रेजेंट होती है। और इसमें सेल डिवीजन किससे होता है, फिजन से और बाय बडिंग से होता है। और इसमें सेल डिवीजन माइटोटिक डिवीजन से होता है, या मायोटोटिक डिवीजन से होता है। इसके एग्जांपल हो गया बैक्टीरियाज, और इसमें हो गया प्रोटोजोन्स। नॉट ऑल टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, ओनली सच टाइप ऑफ बैक्टीरियाज लाइक साइनोबैक्टीरिया, दीज टाइप ऑफ बैक्टीरियाज। अब साइटोप्लाज्म में देखते हैं क्या होता है। तो जनरली साइटोप्लाज्म एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि होल्ड करता है ऑर्गेनेलीज को, और इसका कोई भी फंक्शन नहीं होता है। जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो कि होल्ड करता है और सारी ऑर्गेनेल्स को, और ये बिटवीन होता है किसके, न्यूक्लियस के एंड मेम्ब्रेन के, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। और इसका फंक्शन होता है कि एक साइट होती है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए, और इसके साथ साथ ये एक्सचेंज करती है मटेरियल्स बिटवीन डिफरेंट सेल्स ऑर्गेनल्स लाइक इंटरसेलुलर एंड आल्सो विद एक्सटर्नल सराउंडिंग लाइक इंटरसेलुलर। अब that we already know that there are many complex processes in a cell, so that's why there are many other and many types of substances also for carrying out those processes, like these substances are only known as organelles। तो organelles की डेफिनेशन हो गई, और each organelle जो होती है उसकी एक डेफिनेट शेप होती है, और एक डिफरेंट स्ट्रक्चर और फंक्शंस अकॉर्डिंग जैसे होते हैं वैसा होता है। अब जैसे कुछ ऑर्गेनेली होती है नीचे डिस्कस की गई हैं, जैसे पहला है माइटोकॉन्ड्रिया, इसको हम लोग कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। दिस इज नोन एज द पावर जनरेटर और पावर हाउस ऑफ द सेल। इसका जो मेन फंक्शन होता है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया रिलीज करता है एनर्जी बहुत सारे प्रोसेसेस के लिए, और साथ ही साथ इसी को हम लोग इसीलिए इसको कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन का ये साइट होता है। और फिर ये एटीपी जो होती है हम लोग की, इसको कहते हैं हम लोग इसको कहते हैं पावर करेंसी। पावर करेंसी या एनर्जी करेंसी कुछ भी कह सकते हैं हम लोग इसको, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। अब प्लास्टिड्स क्या होते हैं, प्लास्टिड्स देखिए इनके प्लास्टिड्स के जो पिगमेंट होते हैं उनके हिसाब से 3 टाइप्स के होते हैं, जैसे ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। तो ये जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं इनके फंक्शन सब पहले देखते हैं हम लोग। तो ल्यूकोप्लास्ट का फंक्शन होता है स्टोर करना मटेरियल्स को, क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन होता है मैन्युफैक्चर फूड करने को, इसको हम लोग इसीलिए कहते हैं किचन ऑफ द सेल।
मेम्ब्रेन्स के बीच में जिसको कहते हैं आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन, और इनसाइड इनर मेम्ब्रेन होता है मतलब ये। और देयर आर टू डिस्टिंक्ट रीजंस इन बिटवीन दिस आल्सो। अब इसमें ग्रैनुलोमा, इसके दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रीजंस होते हैं, और कंपैरिजन बताया गया ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट में। तो इसमें जो ल्यूकोप्लास्ट होता है कलरलेस होता है, क्रोमोप्लास्ट कलर्ड प्लास्टिड्स होते हैं, इसमें जो होते हैं ग्रीन प्लास्टिड्स होते हैं। और इसमें ल्यूकोप्लास्ट में सिलेंड्रिकल एंड राउंड शेप होती है, इसमें इरेगुलर होती है, इसमें जनरली लेंस शेप्ड होती है, इसमें स्टोर किया जाता है फूड, इसमें कलर लाता है, इसमें साइट होती है फोटोसिंथेसिस की, और ये एब्सेंस होता है क्लोरोफिल में, इसमें प्रीसेंस होती है कार्टिनॉइड्स की, इसमें दोनों की होती है क्लोरोफिल और कार्टिनॉइड्स की। अब आते हैं ईआर में, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। एक लार्ज नेटवर्क होता है किसका, ट्यूब्स का एंड शीट्स का, जो कि अटैच होती है एक मेम्ब्रेन से, और एक बड़ा सा राउंड करके ऑब्लॉन्ग बैग दिखता है जिसको हम लोग वेसिकल्स कहते हैं, और क्योंकि इसमें लॉन्ग ट्यूब्स होते हैं इसी वजह से। और ईआर होता है आइडेंटिकल होता है मेम्ब्रेन से, किस मेम्ब्रेन से, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। इसका फंक्शन होता है साइट होती है प्रोटीन की और फैट सिंथेसिस की, और इसमें आरईआर मतलब इन्वॉल्व होता है प्रोटीन सिंथेसिस में, और एसईआर भी इन्वॉल्व होता है लिपिड सिंथेसिस में। अब इसमें देखते हैं हम लोग नीचे और थोड़ा सा, ये एक मैकेनिकल एड मतलब सपोर्ट देता है साइटोप्लाज्म को, जिसकी वजह से वो पाथ जो होता है उसका वो मटेरियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कैपेबल हो जाता है। इसके बाद जो प्रोटीन होती है लिपिड सिंथेसिस, ये सब मतलब किसी तरह के फंक्शन है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यही दो मेन इंपॉर्टेंट थे। अब आते हैं गोल्गी अपरेटस में। गोल्गी अपरेटस क्या है, स्मूथ फ्लैट एंड मेम्ब्रेन है, और ये भी डबल वॉल्ड होती है, और इसमें टैबुलर सैक लाइक स्ट्रक्चर कुछ होता है, और ये एसोसिएट किए जाते हैं वेसिकल्स एंड वैक्यूल्स से एसोसिएट किए जाती हैं। और जो गोल्गी अपरेटस होती हैं सबसे पहले किसने डिस्कवर की थी, कैमिलियो गोल्गी ने। आप नीचे देख सकते हैं 1843 में की थी, और ये यूनिवर्सिटी इटाली में तब स्टडी कर रहे थे। और फंक्शंस इसके क्या हैं, ये सिंथेसाइज प्रोडक्ट नियर ईआर, ईआर के मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नियर ये सिंथेसिस करते हैं प्रोडक्ट को, और इनका टारगेट आउटसाइड ऑफ द सेल भी होता है, मतलब बहुत सारे टारगेट डिलीवर करता है। और फिर इसका मतलब ये कभी कभार तो फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स के भी लिए भी होता है। और गोल्गी अपरेटस एक सिक्रेटरी ऑर्गेनेली है सेल के लिए, क्योंकि गोल्गी अपरेटस क्यों मानी जाती है एक सिक्रेटरी ऑर्गेनेली, क्योंकि ये सिक्रेशन करती है मटेरियल्स की, जैसे एंजाइम्स एंड हार्मोन्स। दैट्स व्हाई, दैट इज ओनली द रीजन बिहाइंड दिस, नथिंग मिस्ट्री, नथिंग मिराकुलस, ओनली अ सिंपल थिंग। तो अब देखते हैं लाइसोसोम्स के बारे में। लाइसोसोम्स होते क्या हैं, लाइसोसोम्स होते हैं स्मॉल स्फेरिकल बॉडीज विद सिंगल वॉल्ड मेम्ब्रेन, और ये जो सैक होते हैं डाइजेस्टिव जूसेस के द्वारा बहुत ही फिल किए जाते हैं, मतलब बहुत ही डाइजेस्टिव जूस से फिल होते हैं, बाकी इसमें होता कुछ भी नहीं है। लाइसोसोम्स एक टाइप ऑफ सेल का वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम होता है, और क्योंकि ये डाइजेस्ट करता है, क्या डाइजेस्ट करता है ये फॉरेन मटेरियल्स को, और मतलब कि ये सेल को ड्राई भी रखता है, और फॉरेन सेल को प्रोडक्ट्स के जैसे बैक्टीरिया और मीट एज वेल एज ओल्ड ऑर्गेनेली इसको ख़त्म कर देता है। कैसे, बाय स्प्लिटिंग देम इनटू टू स्मॉल पीसेस। इसका अच्छा ये फंक्शन तो ठीक भाई समझ आ गया। अब इसके बाद और क्या है इसमें, तो मेनली जो लाइसोसोम होता है वो स्टोर्ड प्रोडक्ट्स को भी हम लोगों के पचाता है। और राइबोसोम्स होता है टीनी मेम्ब्रेन लेस ग्रैन्यूल्स होते हैं, और अटैच होते हैं ईआर के सरफेस से। और इसके बाद इनकी दो यूनिट्स होती हैं, एक स्मॉल सब यूनिट जो नीचे होती है, एक लार्ज सब यूनिट्स जो कि ऊपर होती है, डायग्राम में देख सकते हैं आप लोग। और इसका फंक्शन होता है कि ये फोटोकॉपी मशीन होती है, थरादर प्रोटीन प्रिंट करता है। और वैक्यूल्स क्या होती हैं, वैक्यूल्स होती हैं फ्लूइड सेल सैप होती हैं, और ये फिल्ड होती हैं कैविटी किसकी, साइटोप्लाज्म की कैविटी के अंदर। और इसकी जो सिंगल मेम्ब्रेन होती है जिसको हम लोग टोनोप्लास्ट कहते हैं, ये होती है इसमें। और बाकी एक मैच्योर प्लांट में 50 to 90% सेल का ऑक्यूपाई करती है वैक्यूल, पर एनिमल्स में वैक्यूल या तो बहुत छोटी होती हैं या तो नहीं होती हैं। और वैक्यूल्स होती हैं टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी देती हैं सेल को, और ये स्टोर हाउस होती हैं पिगमेंट्स की, जैसे प्रोटीन, शुगर और एटसेट्रा एटसेट्रा। और इसमें अमीबा जो होती हैं और बाकी जो अदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपना जो फूड, जो उसका वेस्ट फूड होता है वो इसी से निकालते हैं, मतलब ठीक है। और बाकी देखते हैं सेंट्रोसोम क्या होते हैं। तो सेंट्रोसोम ये स्मॉल स्ट्रक्चर होते हैं, सिचुएटेड होते हैं, जो कि हम लोगों के न्यूक्लियस के क्लोज में, और ये सिर्फ एनिमल सेल में ही होते हैं। इनका फंक्शन होता है कि ये स्पिंडल शेप्ड फाइबर्स जब तब बनते हैं जब सेल डिवीज़न होता है,
तब उसमें सपोर्ट करता है थोड़ा सा। और ये जो होते हैं पैरेक्सीसोम्स, ये स्मॉल स्फेरिकल ऑर्गेनेली होते हैं, बहुत ही पावरफुल ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स बाउंड कर देते हैं अपनी सिंगल मेम्ब्रेन से, और ये फाउंड होते हैं सिर्फ एनिमल सेल, मतलब एनिमल सेल ही में दोनों टाइप्स ऑफ ऑर्गेनेली मिलते हैं। अब देखते हैं कि ये कहाँ मिलते हैं। जनरली ये मिलते हैं हम लोग के किडनी एंड लीवर में, और ये जिनका फंक्शन होता है वहाँ पर ये होता है डिटॉक्सीफाई और रिमूव करना कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस को एक सेल के अंदर से। और फिर कंपैरिजन एनिमल और प्लांट सेल में क्या होता है। एनिमल सेल देखिए जनरली स्मॉल होती हैं साइज में, और इसमें कोई भी सेल वॉल नहीं होती। इसमें प्लास्टिड्स होते हैं एब्सेंट होते हैं, वैक्यूल्स एब्सेंट होते हैं या बहुत छोटे होते हैं, और इसमें प्रोमिनेंट गोल्गी apparatus प्रेजेंट होती है। इसमें पोलर बॉडीज और पोलर कैप्स एब्सेंट रहते हैं। इसमें सेंट्रोसोम प्रेजेंट होते हैं, और इसमें लार्ज नंबर ऑफ लाइसोसोम्स होते हैं। पर प्लांट सेल्स में भाई साहब, प्लांट सेल में तो भाई इस तरह थोड़ा सा अलग है। इसमें जनरली ये बिगर होते हैं साइज में, और इसके पास एक एडिशनल वॉल होती है जिसको कहते हैं सेल वॉल। इसमें प्लास्टिड्स भी होते हैं, इसमें वैक्यूल्स बड़े बड़े होते हैं, 50 to 60% ऑक्यूपाई करते हैं एक सेल का। इसमें स्मॉल डिक्टोसोम्स होते हैं, और जिनको कह सकते हैं हम लोग सब यूनिट्स ऑफ गोल्गी apparatus होती हैं। इसमें मतलब पूरी गोल्गी apparatus नहीं होती, प्रोमिनेंट गोल्गी apparatus। इसमें लाइसोसोम्स होते हैं, बहुत ही कम नंबर में होते हैं। इसमें सेंट्रोसोम्स एब्सेंट होते हैं। इसमें पोलर बॉडीज होती तो है, और वो परफॉर्म करती हैं फंक्शन एक सेंट्रोसोम का, तो मतलब कि ये सेंट्रोसोम ही मानी जाएंगी, पोलर बॉडीज नहीं मानी जाएंगी, और पोलर कैप्स एब्सेंट रहते हैं इसमें। तो यही कंपैरिजन था एनिमल एंड प्लांट सेल के बिटवीन में। तो